हेलो एवरीवन, अपना रिएक्शन पर आपका स्वागत है। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है प्राचीन हिस्ट्री अभिजीत चावड़ा रिटर्न ऑन द रणवीर शो। ठीक है, तो ये इन्होंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जो कि हिस्ट्री के ऊपर ही थी वो। ठीक है, अब ये इनकी दूसरी वीडियो है। ये रणवीर शो में आए हुए हैं और काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन है। तो देखते हैं किस तरीके की वीडियो है ये, उसके बाद में फिर रिएक्ट करते हैं। रिएक्शन जो भी अपना रहता है रिव्यू करते हैं। अच्छा, अगर आप न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, लाइक कर देगा, शेयर जरूर कर देगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो डायनासोर्स का एज खत्म होते ही मैमल्स का एज शुरू हो गया। सो लॉट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैमल्स, कुत्ते, बिल्ली, हाथी, जो मेगाफोना की बात हमने की वो सब, और फिर बंदर भी आने लगे, वानर, अलग अलग प्रकार के वानर। और ये पुराने प्रकार के वानर थे, उनमें से एक स्पीशी एक लीनिएज चला गया और उसमें से हम आ गए। अगर आप एक बेर भालू को देखेंगे, उसकी शक्ल, उसका चेहरा कुत्ते जैसी होती है, राइट? इट्स लाइक अ डॉग, बट दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस विद डॉग्स बिकॉज दे आर डिफरेंट स्पीशीज। लेकिन डॉग और वुल्फ रिप्रोड्यूस कर सकते हैं बिकॉज दे आर सब स्पीशीज ऑफ द सेम ओवरऑल स्पीशीज। सो पिछले 500 वर्ष में और भी बहुत रैपिड चेंजेस हुए हैं। और अब हमारे पास 20वीं शताब्दी में क्वांटम रेवोल्यूशन आया, उससे बहुत बड़ी सारी टेक्नोलॉजीज आ गई जो हम यूज़ करते हैं, वो ये सब क्वांटम टेक्नोलॉजीज है। जैसे फॉर एग्जांपल फाइबर ऑप्टिक्स है, टेलीकम्युनिकेशन है, सॉलिड स्टेट डिवाइसेस है, हार्ड डिस्क से, कंप्यूटर से, मोबाइल फोन से, एवरीथिंग वर्क्स ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजीज। जो भी मशीन हम यूज कर रहे हैं आज के जमाने में वो क्वांटम रेवोल्यूशन से निकल के आई। सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि साइंटिस्ट ने मेहनत करी, रिसर्च किया, कुछ चीजें सीखी और 50 साल बाद इंजीनियर्स ने उसे टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट किया। हाँ, बहुत देर के बाद अभिजीत चावड़ा सर टीआरएस पर लौट चुके हैं। आज के एपिसोड में हम खुद के दिमाग के बारे में जानेंगे, साइंस के बारे में जानेंगे, एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के बारे में जानेंगे और प्री हिस्टोरिक ह्यूमन लाइफ, यानी कि ह्यूमन स्टोरी में ऐसी एक मोमेंट थी जहां हमने लिखना सीखा, जहां हमने पढ़ना सीखा, उसे इन्वेंट किया। और उसके पहले बहुत कुछ हुआ है यार। आज के पॉडकास्ट में उस बहुत कुछ की बातें होंगी। मेरी एक बहुत मनपसंद किताब है सेपियंस, और सेपियंस को लिखा गया है युval नोआ हरारी ने इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए। आज देसी ऑडियंस के लिए एक मजेदार एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी और प्री हिस्टोरिक हिस्ट्री सेंट्रिक पॉडकास्ट अभिजीत चावड़ा के साथ एंजॉय कीजिए दोस्तों। टीआरएस को सपोर्ट करते रहिए और बस बैठिए, सुनिए, जानिए, सीखिए और इवॉल्व करते रहिए। रणवीर अहलवालिया एक्स अभिजीत चावड़ा हैज रिटर्न्ड हिंदी में बेबी। चलो दोस्तों, अभिजीत चावड़ा सर लौट चुके हैं हिंदी वर्जन ऑफ टीआरएस पर। कैसे हो सर? बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच मुझे फिर से आमंत्रित करने के लिए टीआरएस के ऊपर। कैसा लगता है आपको जब आप हिंदी पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते हो? मुझे थोड़ा समय लगता है हिंदी में स्विच होने के लिए मेंटली, लेकिन मेरी हिंदी वैसे इतनी बुरी नहीं है। ओके, हिंदी पॉडकास्ट को बहुत ज्यादा व्यूज मिलते हैं। अच्छा। क्योंकि बहुत ज्यादा डिमांड है हिंदी कॉन्वर्सेशंस की। 5 साल पहले जब मैंने हिंदी चैनल की शुरुआत की थी तब हमें काफी ज्यादा बेसिक लेवल पर आकर चीजें समझानी थी। दैट वाज द स्टैंडर्ड। फिर जब पॉडकास्ट की शुरुआत करी हमने थोड़े इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशन स्टार्ट किए और मेरे अकॉर्डिंग अब हिंदी ऑडियंस इंग्लिश ऑडियंस से ज्यादा दूर जा चुकी है। अच्छा, आप ये मानते हो? जी बिल्कुल कि भारत बदल रहा है। भारत बहुत बदल रहा है, बहुत जल्दी बदल रहा है। और बेस्ट चीज ये है कि सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट्स और टीनेजर्स नहीं कंज्यूम कर रहे हिंदी पॉडकास्ट। बेसिकली आंटी अंकल लोग भी कंज्यूम कर रहे हैं। वो भी सीख रहे हैं, उनकी स्टूडेंट मेंटालिटी फिर से ऑन हो चुकी है। आज मैंने ये प्लान किया था कि हम हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड के बारे में बात करेंगे। इंसानों की हिस्ट्री क्या है, आप क्यों पर्टिकुलर तरीके से सोचते हो, आपके थॉट्स ऐसे क्यों हैं, ये जानने के लिए, सच जानने के लिए आप या तो युval नोआ हरारी की किताब पढ़ सकते हो, दिस इज वन माय फेवरेट बुक्स, सेपियंस, या तो ये वाला पॉडकास्ट देख सकते हो। ये बुक फेमस क्यों हुई है आपके अकॉर्डिंग?
आई थिंक ये बहुत इन डेप्थ में जाती है अबाउट द एंटायर ह्यूमन हिस्ट्री, शुरुआत से, आरंभ से, जब ह्यूमन स्पीशीज का जो प्रारंभ हुआ 3-4 लाख वर्ष पहले आज से, तब से लेकर आज तक। आई थिंक पूरा का पूरा हिस्ट्री इसने एक कम्पैक्ट फॉर्म में दिया है। आई थिंक इसके लिए ये बहुत ही प्रभावशाली बुक है। हम आज महाभारत रामायण के बारे में भी बात करेंगे, पर ये दोनों युद्ध या कहानियां ह्यूमन स्टोरी के बहुत रीसेंट हिस्से में हुई है। बहुत रिसेंट, यस। अगर आप पहले मानव को स्टडी करोगे, जो शायद मनु है, इसको क्या पता, अगर आप पहले मानव को स्टडी करोगे तो ये करीब 3 लाख साल पुरानी स्टोरी है। और कहते हैं कि महाभारत सिर्फ 5000 साल पुरानी कहानी है। मैं ये मानता हूँ कि महाभारत असल में हुई, आई एम श्योर आप भी यही मानते हैं, बट इट्स प्रेजेंट -5000 ईयर्स। खुद के दिमाग में पहले एक टाइमलाइन ड्रॉ कीजिए, प्रेजेंट -5000 ईयर्स और कंपेयर टू प्रेजेंट -3 लाख साल। मतलब कितनी सारी स्टोरीज, कितने सारे महाभारत खत्म हो चुके हैं। आप कुछ कहना चाहोगे इस टाइमलाइन के बारे में पहले? जी, ये टाइमलाइन हमें पूरे कंटेक्स्ट में देखनी पड़ेगी कि ताकि हम समझे कि हमारा हिस्ट्री कितना पुराना है। वैसे हमारे पूर्वज तो लाखों वर्ष से आ रहे हैं, 3 लाख तो वर्ष से होमो सेपियंस स्पीशीज का प्रेजेंस है इस पृथ्वी के ऊपर। फॉर एग्जांपल, अगर आप आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड देखेंगे तो सबसे ओल्डेस्ट जो एविडेंस है होमो सेपियंस का, वो नॉर्थ अफ्रीका में, आई थिंक अल्जीरिया या मोरक्को में एक जगह है जेबल इरहूद नाम की, वहाँ पर सबसे पुराना जो एविडेंस है होमो सेपियंस का वो मिला है। मॉडर्न ह्यूमन बीइंग्स, मॉडर्न होमो सेपियंस का जो फॉसिल्स मिला है। सो बेस्ड ऑन ये जो एविडेंस है, जो अपना हार्ड आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि हमारा स्पीशीज 3 लाख साल पुराना है। उसके पहले उससे भी पुराने मनुष्य के फॉर्म्स थे, जैसे कि होमो हैबिलिस था, होमो हाइडेलबर्गिसिस था, होमो इरेक्टस था, और भी बहुत सारे थे। सो इवोल्यूशन तो चलता आ रहा है। जब से पृथ्वी के ऊपर जीवन का उत्पन्न हुआ है 3.77 बिलियन ईयर्स अगो, तब से हमारे पूर्वज इस पृथ्वी पर रहे हैं। लेकिन एज ह्यूमन बींग्स, एज होमो सेपियंस, हमारा हिस्ट्री लगभग 3 लाख साल पुराना है। और उसको अगर हम जनरेशंस में कन्वर्ट करेंगे, एक जनरेशन इज अबाउट 25 ईयर्स, 1 ह्यूमन जनरेशन। तो 100 साल में 4 जनरेशन होते हैं। 1 लाख साल में कितने जनरेशन आएंगे? 100 साल में 4, 1000 वर्ष में 40, 1 लाख साल में 4000 शायद, आई थिंक 4000 जनरेशंस। सो आई थिंक अबाउट 12,000 जनरेशंस पुराना है होमो सेपियंस का स्पीशीज, अगर ये कैलकुलेशन करेंगे हम तो दैट टेल्स यू अ सर्टेन पर्सपेक्टिव। मैंने एक मीम देखा था कल, जहां किसी ने कहा कि अगर आप खुद के चेहरे को स्कैन करोगे 1 मिनट के लिए, सोचो कि आपके कितने माता पिता है, आप बोलो 12,000 जनरेशंस। हाँ, कैन यू इमेजिन कि आपके कुछ 10,000 12,000 पूर्वज हैं जिनके चेहरों को कंबाइन करके आपका चेहरा फॉर्म हुआ है। जी, मतलब आपके ग्रैंड पेरेंट्स कितने हैं? 4। आपके नाना नानी दादा दादी, उनके माता पिता कितने हैं? 8। उनके माता पिता कितने हैं? 16। और अगर आप रिवाइंड करते रहे, एक्सपोनेंशियली बढ़ता जाएगा। तो 10,000 12,000 लव स्टोरीज है पीछे जिसकी वजह से आप फॉर्म हुए हो। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ये सब जानना आम जनता के लिए क्यों जरूरी है? अगर हम जानेंगे नहीं कि हम कहाँ से आए, तो हम अपने आप को अच्छे से जान नहीं पाएंगे। और इतिहास जो है वो साइक्लिकल होता है, वो साइकिल्स में चलता है। मतलब जो चीज़ें पहले हो चुकी है वो बार बार होती रहती है। वही जो इतिहास का जो समय का जो व्हील है, जैसे महाभारत सीरियल में दिखाया था ना, मैं समय हूँ, उसका एक चक्र घूमता रहता है। तो वो चक्र समय का चक्र है, और इतिहास भी एक साइक्लिकल तरीके से प्रोग्रेस होता है। तो अगर हम अपने इतिहास को अच्छे से समझेंगे तो हम एक्चुअली फ्यूचर को भी प्रेडिक्ट कर पाएंगे, और आज हम इस परिस्थिति में क्यों है वो भी समझ पाएंगे अच्छे से। एक और क्यूट डिटेल ये है कि जिस तरह से हमारे पूर्वज होमो इरेक्टस और निएंडरथल्स ये सब है, उसी तरह जानवरों के भी पूर्वज होते हैं। झट से उन जानवरों के पूर्वज के बारे में आप कुछ कहना चाहोगे क्या? मेगाफोना का मतलब क्या है? मेगाफोना मतलब बहुत ही बड़े बड़े जानवर जो आज नहीं है, एक्सटिंक्ट हो गए। लेकिन फॉर एग्जांपल कुछ एक ज़माने में कुछ 10, 12, 15, 20 हज़ार वर्ष पहले बड़े बड़े हाथी थे, मैमथ्स नाम के, और बहुत बड़े बीवर्स थे जो 10-12 फुट टॉल थे, और बहुत बड़े सांप भी हुआ करते थे। एक जाइगेंटोबोआ ऐसा कुछ तो नाम था शायद उसका। तो
कुछ हजार वर्ष पहले बड़े बड़े जानवर हुआ करते थे पृथ्वी पर, फिर फॉर वॉट एवर रीजन वो एक्सटिंक्ट हो गए। तो ये है मेगाफोना, वेरी लार्ज स्पीसीज ऑफ एनिमल्स। डायनासोर्स के बाद, डायनासोर्स के बाद, मतलब डायनासोर्स कहते हैं कि एक एस्ट्रॉइड की वजह से उनका नाश हो गया। हाँ। एस्ट्रॉइड अभी आई होप मोस्ट ऑफ द, आप समझो एस्ट्रॉइड क्या होता है? हमारे सोलर सिस्टम में बहुत बड़े बड़े प्लैनेट के टुकड़े हैं, मतलब स्पेस रॉक्स है, बड़े बड़े पत्थर है जो कभी कभी आते हैं हमारे ऑर्बिट के साथ इंटरसेक्ट होते हैं और पृथ्वी के ऊपर उनका पतन होता है। जिस तरह से एक गन से एक बुलेट निकलती है और आपको इंजर करती है, हाँ। उसी तरह स्पेस में से भी बुलेट्स निकलती है और उन्हें एस्ट्रॉइड कहते हैं। हाँ, और उसके अलग अलग साइज होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े बड़े होते हैं। तो 66 मिलियन ईयर्स से पहले आज से एक बहुत बड़ा स्पेस रॉक अर्थ के ऊपर इम्पैक्ट हुआ। उसका लगभग 10-15 किलोमीटर का उसका डायमीटर था, उसका साइज ये था। तो उसका इम्पैक्ट हुआ अर्थ के ऊपर, उसका स्पीड लगभग 20 से 50 किलोमीटर पर सेकेंड का था और ये हजारों न्यूक्लियर बॉम्ब्स का, लाखों न्यूक्लियर बॉम्ब्स का उसका आउटपुट हुआ। सो दैट कॉज द कंप्लीट, क्या बोलते हैं, पूरा क्लाइमेट चेंज हो गया 10 वर्ष के आसपास तक। और इसके कारण मोस्टली जो 90% डायनासोर से उनका एक्सटिंक्शन हो गया, लेकिन कुछ बच गए। ताकि लोग एस्ट्रॉइड्स के बारे में ज़्यादा जान सके, मैं आपसे 2 चीज़ें पूछना चाहूँगा। पहली चीज़, क्या आज भी एस्ट्रॉइड्स का डेंजर है मानव जाति के लिए? बिल्कुल है डेंजर। और स्पेस एजेंसी सोचती है इन चीज़ों के बारे में? सोचती है, कुछ करती नहीं। अभी हम उस स्थिति में नहीं है कि कुछ कर पाए, लेकिन प्लानिंग हो रहा है। पर डेंजर है कि स्पेस में से एस्ट्रॉइड निकल सकता है और फिर से सर्वनाश हो सकता है। हाँ बिल्कुल। दूसरी चीज़ ये पूछना चाहूँगा कि जब एक एस्ट्रॉइडल इम्पैक्ट होता है तो आप एक पिक्चर ड्रॉ कर दो। मान लो आप भारत में हो पर एस्ट्रॉइडल इम्पैक्ट अमेरिका में हुआ। चलो केस भी ले लो। केस है, अगर आप अमेरिका में हो और आपके 100 किलोमीटर दूर एस्ट्रॉइडल इम्पैक्ट हुआ तो आप क्या देखोगे, वर्सेस अगर आप भारत में हो तो आप क्या महसूस करोगे? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अगर एस्टेरॉइड का इम्पैक्ट होता है तो सबसे पहले आपको एस्टेरॉइड आते हुए दिखेगा, लेकिन आपके पास समय नहीं रहेगा कुछ भी करने के लिए। ओके, वो एक बड़ा सा स्टार जैसे दिखेगा और वो धीरे धीरे बड़ा होगा एंड विद इन अ फ्यू आवर्स उसका इम्पैक्ट होगा। इम्पैक्ट कैसे होगा? अगर आप अपना पृथ्वी का एटमॉस्फेयर देखेंगे, वो कुछ 100 किलोमीटर ऊपर है अबव द सरफेस। जो मेन एटमॉस्फेयर है वो, उसका और भी एटमॉस्फेयर है लेकिन वो बहुत पतला है। सो वंस ये एस्टेरॉइड आता है एटमॉस्फेयर के अंदर, 2-3 सेकंड के अंदर वो हिट कर देगा ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो इतना स्पीड से आ रहा है एस्टेरॉइड और उसका एटमॉस्फेयर से जो रिएक्शन होगा उसके कारण बहुत ही ज़्यादा हीट उत्पन्न होगा। ये पूरा जलेगा और डिपेंडिंग ऑन द साइज या तो वो हवा में ही एक्सप्लोड हो जाएगा, या फिर अगर वो बहुत बड़ा है तो उसका इम्पैक्ट पृथ्वी के ऊपर होगा ऑन द सरफेस। उसके बाद क्या होगा कि उसका जो लेट्स से 10 किलोमीटर का एस्टेरॉइड है, उसका डायमीटर, तो उसका इम्पैक्ट होना ही है ग्राउंड के ऊपर। उसके बाद क्या होगा कि जो जहां पर उसका इम्पैक्ट होता है वहां पर मैग्मा निकल के आएगा, क्योंकि वो इम्पैक्ट बहुत अंदर जाएगा अर्थ के। मतलब जिस तरह से वॉल्केनो से लावा निकलता है, वॉल्केनो जैसा ही पूरा जो सरफेस है पृथ्वी का वो वेपराइज हो जाएगा। वेपराइज इतना ज्यादा हीट आएगा इसमें से, मींस थाउजेंड्स में भी मिलियंस ऑफ डिग्रीज सेल्सियस। मतलब अगर आपने किसी चीज को बहुत ज्यादा गर्म किया तो वो लिक्विड नहीं, डायरेक्टली गैस बन जाएगा। हाँ, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास आइस है, उसको थोड़ा सा गर्म करेंगे तो पानी बनेगा वो, लेकिन बहुत गर्म करेंगे तो सीधा वो वेपर बन जाएगा। और आप कह रहे हो कि एस्टेरॉइड की वजह से पत्थर भी वेपर बन जाएंगे। और फिर क्या होगा, ये पूरा वेपर एटमॉस्फेयर में जाएगा, फिर वापस पिघलेगा वो, एंड देन पूरा लावा का रेन होगा। जो जैसे बारिश होती है वैसे लावा की बारिश होगी। लावा क्या होता है समझा? लावा मतलब पिघला हुआ पत्थर, वोल्केनो से जो निकलता है वो, जिसका टेम्परेचर क्या है? 100 ऑफ डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब बहुत ज्यादा गर्म, बहुत ज्यादा। फिर एक्सप्लोजन होगा, लाइक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। अगर एक लावा की बूंद आपके हाथ पर गिरी तो जाएगी अंदर से, थ्रू दूसरे साइड से निकलेगा। हाँ, ओके, बुलेट की तरह। बुलेट की, डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर। अगर रेड बहुत ही गर्म लावा है तो पूरा जाएगा थ्रू। ओके, आपकी मौत कैसे होगी इस स्थिति में? मौत तो आपको समझेगा भी नहीं। सबसे पहले क्या होगा कि एक्सप्लोजन होगा, बूम, लाइक अ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। उससे जो हवा का जो स्पीड रहेगा, इट विल बी सुपरसोनिक विंड, मतलब थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स पर सेकेंड, नॉट पर सेकेंड, पर आवर, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स पर आवर। मतलब जो आपका जो
ब्लास्ट वेव आएगा, इट विल हैपन, आपके पास आएगा बिफोर साउंड आया, इट विल फास्टर देन द साउंड, सुपरसोनिक। मतलब कुछ हो जाएगा, आपको आपकी मौत हो जाएगी हाँ। और उसके बाद साउंड निकलेगा। उसके बाद साउंड निकलेगा, मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ। इट्स लाइक भगवान चाहते हैं कि चलो चलो इन लोगों को तुरंत से मार दो। तुरंत। अगर ये पानी के ऊपर होता है तो सुपर सुनामी होंगे, सुपरसोनिक सुनामीज, किलोमीटर 2-3 किलोमीटर ऊंचे सुनामी होंगे और उनका स्पीड होगा ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड। और ये सुनामी ये पूरे प्लेनेट के अराउंड जाएगा, 4-5 बार जाएगा, फास्टर देन स्पीड ऑफ साउंड। फास्टर देन स्पीड ऑफ साउंड सुनामी। यस, मेगा सुनामीज। शायद एक दिन में पूरे अर्थ को, आई थिंक कुछ घंटों में ही चला जाएगा और 3-4 बार एटलीस्ट जाएगा ओके, अराउंड द प्लेनेट। और ये असल में हुआ है, ये हुआ है धरती के इतिहास में, जी बिल्कुल। मानव जाति के इतिहास में भी हुआ है ये। मानव जाति के इतिहास में मास एक्सटिंक्शन इवेंट नहीं हुआ है इस प्रकार का। लास्ट जो मेजर ऐसा इम्पैक्ट हुआ वो 66 मिलियन ईयर्स पहले हुआ, मतलब 6.6 करोड़ वर्ष पहले, आज से करोड़। ओके, दैट वाज द डायनासोर्स के टाइम। डायनासोर्स वाला। हाँ, उसमें भी सारे के सारे डायनासोर्स नहीं मरे, कुछ बच गए, वो आज भी है। ओके, बहुत अजीब सवाल पूछना चाहूंगा, भगवान क्या सोच रहे थे ये करते हुए? भगवान अगर देखिए, मैं तो साइंटिस्ट हूँ, मैं जानता नहीं कि भगवान है कि नहीं। मैं बहुत होपफुल हूँ कि भगवान काश हो, अच्छी बात होगी। अगर भगवान है तो वो क्या सोच रहे हैं? अगर भगवान है, उन्होंने ब्रह्मांड बनाया, उसमें कुछ लॉज डाले और बोला कि जाओ अभी चलने दो। भगवान न्यूट्रल है, इम्पार्शल है, सबको एक ही नज़र से देखते हैं। अगर कुछ होता है तो वही शायद आपका कर्म होगा। मैं ये मानता हूँ कि जिस तरह से एक बच्चा एक ड्राइंग बनाता है, हाँ, बहुत अच्छी बड़ी ड्राइंग बनाई है, फिर 1 साल बाद उसे लगता है कि नहीं यार ये ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, तो पेपर को फाड़ फूड़ के फेंक देता है और फिर से ड्राइंग शुरू करता है। तो डायनासोर्स के मरने के बाद क्या हुआ और धरती पे जिंदा क्या बचा? क्योंकि इस तरह के डिस्ट्रक्शन की वजह से बहुत सारी चीज़ों की मौत हो चुकी होगी। शायद बहुत सारे प्लांट्स भी हुए होंगे जो टोटली एक्सटिंक्ट हो गए हाँ, उस इवेंट की वजह से। आप ये मानते हो? बिल्कुल। डायनासोर्स के अलावा उस वक्त किस तरह के जानवर थे? हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। उस समय बहुत अलग अलग प्रकार के डायनासोर्स थे। आई थिंक मोस्टली सारे मर गए। उसके उपरांत कुछ छोटे छोटे चूहे जैसे एनिमल्स थे जो मैमल्स थे, वो हमारे पूर्वज थे, छोटे से। ओके, वो थे। और फिर ओशंस में, समुद्र में बहुत प्रकार के एक्वाटिक डायनासोर्स थे, वो भी मर गए। और फिश भी थे जो उनके डिसेंडेंट्स आज जीवित है। और बहुत सारे प्लांट्स थे अलग अलग प्रकार के। समुंदर के डायनासोर कैसे मरे पर? हाँ, ये अच्छा प्रश्न पूछा आपने। क्या हुआ, देखिए, जो इम्पैक्ट हुआ उसके बाद बहुत सारा डस्ट और सॉइल ये सब एटमॉस्फेयर में चला गया, बहुत सारा स्मोक चला गया सब कुछ जलने से। तो कुछ 10 वर्ष के आसपास तक पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर डार्क था, पूरा क्लाउडेड था, बिल्कुल भी सनलाइट सरफेस के ऊपर नहीं आई। अगर सनलाइट सरफेस के ऊपर नहीं आती है तो सारे प्लांट्स मर जाएंगे, क्योंकि प्लांट्स को जीने के लिए लाइट चाहिए, फोटोसिंथेसिस। अगर प्लांट्स मर जाएंगे तो सारे हर्बीवोरस एनिमल्स मर जाएंगे। अगर हर्बीवोरस एनिमल्स मर जाएंगे तो सारे कार्निवोरस एनिमल्स मर जाएंगे, एक्सेप्ट कि जो छोटे छोटे हैं जो कैसे भी करके बच गए। फिर पानी में क्या होता है कि पानी में बहुत पॉइजनिंग हो जाएगा, क्योंकि ये सब सल्फ्यूरिक एसिड वाला रेन गिरेगा और शायद एनॉक्सिया भी हो जाएगा। एनॉक्सिया मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द वाटर, क्योंकि ऑक्सीजन अगर पानी में नहीं है तो फिश भी मर जाएंगे, मछलियाँ भी मर जाएगी। अगर मछलियाँ मर गई तो उनको खाने वाले जो डायनासोर्स थे, एक्वाटिक डायनासोर्स, वो भी मर जाएंगे। तो इस प्रकार से पूरा एक क्या बोलते हैं डोमिनो इफेक्ट हो गया और मे बी 90-95% ऑफ स्पीशीज मर गए। कुछ बच गए जो बहुत ही हार्डी थी और छोटे थे। अगर आप छोटे हो तो आप थोड़ा कम खा के भी अगर आप सर्वाइव कर पाएंगे। तो ये हुआ उस समय। ओके, और फिर से धरती की स्टोरी शुरू हुई। फिर से धरती की स्टोरी शुरू हुई। न्यूक्लियर विंटर खत्म हो गया, पूरा जो डार्कनेस था वो चला गया कुछ वर्षों में। फिर वापस से जीवन का उत्पन्न होना शुरू हुआ फिर से। ओके, भगवान ने फिर से एक ड्राइंग स्टार्ट करी। फिर भगवान को लगा चलो इन चूहों को ले लेते, इनको इवॉल्व करवाते और एक दिन यही चूहे पॉडकास्ट बनाएंगे। ये सब कैसे हुआ? हाँ, तो एक बार वापस प्रकाश आने लगा तो कुछ जो प्लांट्स बच गए थे, समहाउ उनके अगर सीड्स बच गए तो वो सीड्स जर्मिनेट हो जाएंगे।
तो तब फिर से वेजिटेशन आने लगा, और फिर ये जो छोटे चूहे टाइप के एनिमल्स थे और कुछ छोटे छोटे डायनासोर्स जो बच गए थे, उनका इवोल्यूशनरी प्रोसेस फिर से शुरू हो गया। और फिर अलग अलग नए नए स्पीशीज आए और इवॉल्व होते गए। डायनासोर्स जो बच गए वो पक्षी बन गए। आज जो पक्षी है, बर्ड्स, वो सब डायनासोर्स ही है। और टीरेक्स के भी फेदर्स थे मोस्टली सारे के सारे डायनासोर्स के फेदर्स हुआ करते थे। मतलब जो आज के बर्ड्स है वो डायनासोर्स ही है, उनके डिसेंडेंट्स है। और फिर जो दूसरे मैमल स्पीशीज थे, जो डायनासोर्स के समय बहुत छोटे स्पीशीज थे, फिर उनका प्रोलिफरेशन हुआ, उनका बहुत इवोल्यूशन हुआ, बहुत अलग अलग प्रकार के मैमल्स आने लगे। तो डायनासोर्स का एज खत्म होते ही मैमल्स का एज शुरू हो गया। सो लॉट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैमल्स, कुत्ते, बिल्ली, हाथी, जो मेगाफोना की बात हमने की वो सब, और फिर बंदर भी आने लगे, वानर, अलग अलग प्रकार के वानर। और ये पुराने प्रकार के वानर थे, उनमें से एक स्पीशी, एक लीनिएज चला गया और उसमें से हम आ गए। पता है, बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि हम इतने ज़्यादा दूर जाके इतिहास के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। तो मैं फिर से मॉडर्न डे में आना चाहूँगा, 2023 में आना चाहूँगा, और आपको रेप्टिलियन ब्रेन के बारे में पूछना चाहूँगा। अगर आपने रेप्टिलियन ब्रेन के बारे में जाना तो आप खुद के दिमाग को जानोगे और आप खुद के एंशिएंट पूर्वजों को जानोगे। हमने चूहों की बात करी कि वो हमारे परदादा थे। चूहों के परदादा रेप्टाइल्स थे, यानी कि छोटे चिपकली। हम एक्चुअली चिपकली से इवॉल्व होके आए हैं। मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट से रेप्टिलियन ब्रेन समझाइए, ताकि लोगों को पता चले कि हम इतना ज़्यादा डीप डाइव क्यों कर रहे हैं इस टॉपिक में। वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे कि हम लाखों करोड़ों वर्ष से इवॉल्व हो रहे हैं और इतने सारे इवोल्यूशन के बाद आज हम इस प्रकार में, इस शेप में हैं, वैसे हमारा जो मस्तिष्क है, जो ब्रेन है, वो भी करोड़ों वर्षों से इवॉल्व होता आ रहा है। आज अगर हम ह्यूमन ब्रेन को देखेंगे, मनुष्य के ब्रेन को, तो उसका बहुत बड़ा एक्सटर्नल जो ग्रे मैटर है, उसके अलग अलग लेयर्स है ब्रेन के। सबसे बड़ा जो उसका कंपोनेंट है, वो जो दो लोब्स है, दो साइड्स है, जो मेनली ग्रे मैटर है, उसको अगर आप निकालेंगे एनाटॉमी में, अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर एक छोटा सा ब्रेन है, सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लोंगाटा, अलग अलग उसके कंपोनेंट्स है। और उसके अंदर भी एक बहुत ही प्रिमिटिव बेसिक ब्रेन है जो अटैच्ड है स्पाइनल कॉर्ड को। वहाँ से स्पाइनल कॉर्ड आता है। स्पाइनल कॉर्ड एसेंशियली एक ब्रेन का एक्सटेंशन ही है। तो ये जो बिल्कुल अंदर वाला जो ब्रेन है, आप लेयर निकालेंगे, अंदर जो बिल्कुल अंदर वाला ब्रेन आएगा, दैट इज कॉल्ड द रेप्टिलियन ब्रेन। वो सबसे हमारा प्रिमिटिव ब्रेन है, और उसमें हमारे सारे जो इंस्टिंक्ट से, इम्पल्सेस से, और जो क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन को कंट्रोल करना, हार्ट रेट कंट्रोल करना, वो सब उस ब्रेन से आता है, उस ब्रेन के लेयर से आता है, विच इज द ओल्डेस्ट ब्रेन लेयर। जो हमारे करोड़ों वर्ष पहले जो पूर्वज थे, जो मैमल पूर्वज थे, और मैमल्स के भी जो एंसेस्टर्स थे, उनमें से आता है ये ब्रेन, जो वो हमारा, उनका हेरिटेज है। ओके, दो चीजें कहना चाहूंगा। पहली चीज कि जब कोक में एक बच्चा फॉर्म हो रहा है, तो पहले बच्चे की स्पाइन फॉर्म होती है, एक बेबी की स्पाइन फॉर्म होती है, फिर मेडुला ऑब्लोंगाटा, रेप्टिलियन ब्रेन, फिर उसके बाद सेरिबेलम, इंटरेस्टिंग, फिर सेरिब्रम। यस। और फिर अगर आपने लाइफ में पॉडकास्ट सुने और पढ़ाई करी, तब आपके ब्रेन की डेवलपमेंट और भी ज्यादा होगी। और ये न्यूरोसाइंस है, न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी कि अगर आपने लाइफ में बहुत पढ़ाई की कॉलेज के बाद भी, तो आपकी ब्रेन फिर भी डेवलप हो सकती है जिंदगी भर। हाँ, ये साइंस है। यस। ह्यूबरमैन मानते हैं, साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स मानते हैं। और जिन लोगों ने खुद के ब्रेन को ट्रेन नहीं किया, जो पूरे टाइम रील्स देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, अल्कोहल पी रहे हैं, ड्रग्स कर रहे हैं, उनकी ब्रेन ज़्यादा डेवलप नहीं होती। ये मैं बहुत ज़्यादा हाई लेवल के न्यूरोसाइंस कॉन्सेप्ट को बेसिक में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू टॉक अबाउट रेप्टिलियन ब्रेन। फिर से अगर आप एक रेप्टाइल की ब्रेन स्कैन करें, चिपकली की ब्रेन स्कैन करें, मेरे ख्याल से वो सिर्फ 2 चीज़ों के बारे में या 3 चीज़ों के बारे में केयर करता है। पहली चीज़ खाना, दूसरी चीज़ सेक्स, रिप्रोडक्शन, तीसरी चीज़ खुद की जान को बचाना प्रेडेटर से। और कुछ होगा रेप्टिलियन ब्रेन? दैट्स इट, और कुछ नहीं है। और आज भी जब हम रोटी, कपड़ा, मकान के बारे में बात कर रहे हैं, इफेक्टिवली वही लॉजिक है रेप्टिलियन ब्रेन। और कुछ आप कहना चाहोगे रेप्टिलियन ब्रेन के बारे में? बस यही बात है, इट इज़ ऑल बेसिक इम्पल्सेस की बात है। और आपने जैसे कहा कि जब कोख में बच्चे का डेवलपमेंट होता है, सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड आती है, फिर ब्रेन, रेप्टिलियन ब्रेन आती है। तो अगर हम बहुत ही पीछे जाएंगे इवोल्यूशन में,
तो जो मैमल्स के भी एंसेस्टर्स थे, जो प्रिमिटिव एंसेस्टर्स थे, और अगर आप बहुत प्रिमिटिव एंसेस्टर्स को देखेंगे तो उनमें ब्रेन भी नहीं हुआ करता था, उनमें सिर्फ स्पाइनल कोड होता था। अर्थवर्म्स एटसेट्रा, दे डोंट रियली हैव अ ब्रेन। यू नो, ब्रेन अगर है तो बहुत ही प्रिमिटिव ब्रेन है, बहुत ही प्रिमिटिव। ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम खुद के खौफ को जान सकते हैं। जब आपको खौफ फील हो रहा है तब बेसिकली आपकी रेप्टिलियन ब्रेन एक्टिवेटेड है। और मेरे अनुसार जो मैंने योगा और स्पिरिचुअलिटी में सीखा है, जितनी ज़्यादा आपकी योगा एडवांस करेगी, जितनी ज़्यादा आपकी स्पिरिचुअलिटी एडवांस करेगी, आपकी रेप्टिलियन ब्रेन कम एक्टिव होते जाती है, आपको फियर कम महसूस होगा। कहते हैं कि आपके खाने की कैपेसिटी भी कम हो जाती है, एंड इवेंचुअली लाइफ में आपकी सेक्सुअल ड्राइव भी कम हो जाती है। आप कुछ कहना चाहोगे इसके बारे में? अच्छा, मैंने ये सब एक्सपीरियंस नहीं किया तो आई डोंट नो एग्जैक्टली मेरे ऊपर इसका उस प्रकार के एक्टिविटीज़ का क्या असर होगा, लेकिन डेफिनेटली जो रेप्टिलियन ब्रेन है वो बहुत ही प्रिमिटिव है। और अगर हम फॉर एग्जांपल, सभी को अंधेरे से डर लगता है। अंधेरे से डर क्यों लगता है? क्योंकि अंधेरा इज अननोन, हम जानते नहीं है वहाँ पर क्या है। अगर तो यहाँ पर हम वीडियो को रोकते हैं, और काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव, फर्स्ट टाइम मैंने ये चीज़ सुनी है। ये तो पता था कि मतलब जो जीवन की जो उत्पत्ति हुई थी एक सेल से जो कि पानी में थे, इस तरीके से हुई थी। लेकिन जैसे अब इन्होंने काफ़ी सारा, इन्होंने बहुत सारी बातें इन्होंने इस वीडियो के माध्यम से बताई हैं। जैसे ब्रेन के बारे में बताया इन्होंने कि जो हमारे अंदर कई वो है, एक बिल्कुल अंदर की तरफ एक है जो स्पाइन कोड उससे जो जुड़ा हुआ होता है। तो क्या है कि एक रेप्टाइल ब्रेन, वही सारी चीज़ें एक रेप्टाइल्स के ब्रेन में भी पाई जाती हैं। और वो क्या है कि जैसे कि वो या ज़्यादा से ज़्यादा क्या सोचते हैं, रिप्रोडक्शन, कैसे जान बचाई जा सकती है, और खाना, ये 3 चीज़ें। तो आज की भी हमारी आप देखो तो रोटी कपड़ा मकान, ये 3 चीज़ें रहती हैं। अच्छा, ये फिर इन्होंने बोला है कि जैसे मान लो आप अगर योगा वगैरह करते हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो ब्रेन होता है वो उसको कहीं ना कहीं जो आपका रेप्टाइल ब्रेन है जो कि उससे था, वो उसको कहीं ना कहीं कम कर देता है। और जैसे जैसे आप अपनी नॉलेज गेन करते हैं, अब ये ब्रेन भी बढ़ता चला गया। पहले छिपकली से पहले मतलब इस तरीके से इंसान की उत्पत्ति हुई। तो आप कह सकते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे वो कौन थे? पूर्वज हमारे चूहे बिल्ली या फिर ये चूहे और ये क्या बोलते हैं रेप्टाइल्स, यही रहे थे। ठीक है, यही सच है। और ये एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि अब जैसे इन्होंने बोला कि पृथ्वी का जो पृथ्वी थी, अर्थ, वो किस तरीके से नष्ट हो गई थी। ठीक है, यहाँ पे पहले डायनासोर से जब कोई एस्ट्रॉइड मतलब जब आता है यहाँ पे, तो वो पूरी तरीके से मतलब वो इतनी ज़्यादा उसके अंदर गर्मी, इतना ज़्यादा वो रहता है कि वो बिल्कुल सारी चीज़ों को तहस नहस कर देता है। तो जो वैसे जो बड़े बड़े जीव होते हैं वो बहुत जल्दी इजीली मर जाते हैं। और क्योंकि जब वो टकराता है पृथ्वी के साथ में, तो क्या है कि बहुत ज़्यादा जैसे एक परमाणु बम आप बोल सकते हैं, उस तरीके की धमाका होता है। और बहुत ही ज़्यादा इतना इफेक्टिव रहता है कि पूरा एटमॉस्फेयर रहता है वो पूरा का पूरा उसमें उसको मतलब कई साल लग जाते हैं उसको क्लीन होने में। तो इतनी देर में ही सब मर जाते हैं, क्योंकि जब तक धूप नहीं आएगी तो उनको किस तरीके से मतलब उनको वो मिलेगा, धूप भी ज़रूरी है। ठीक है, धूप नहीं मिलेगी तो पौधों को ऑक्सीजन चाहिए होती है, ऑक्सीजन पौधे नहीं रहेंगे तो फिर वो जो वैसे जो हर्बीवोरस जो रहते हैं, जो डायनासोर वाले वैसे थे, तो वो कैसे जिंदा रह पाएंगे। ठीक है, फिर कार्निवोरस जो होते हैं जो मांसाहारी है, वो उनको कैसे खा पाएंगे। तो क्या है कि एक ही बैलेंस बिगड़ने से सारी चीज़ें तहस नहस हो जाती हैं। तो ये इस तरीके से हुआ है ये पृथ्वी पे। ठीक है, तो अगर मान लो जैसे इन्होंने पूछा कि क्या ये दोबारा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो अपने हाथ में नहीं होता बिल्कुल भी। क्योंकि जब कोई भी आप उल्का पिंड बोल सकते हैं, तो जब वो पृथ्वी में जब अंदर वायुमंडल में जब प्रवेश करता है, कोई छोटा मोटा होता है तो वहीं घर्षण से क्या होता है वो राख हो जाता है। लेकिन कोई बहुत ही बड़े आकार का है तो वो तो पृथ्वी से टकराता है, तो फिर पूरी पृथ्वी क्या है, कुछ ही जीव जो कि सर्वाइव कर पाते हैं, छोटे छोटे वही सर्वाइव कर पाते हैं, फिर दोबारा से ज़िंदगी की शुरुआत होती है। तो हमारे जो इसमें है ये भी यही चीज़ें बोलते हैं जो हमारे जो सनातन धर्म में है। जब ये बातें रिलेट करती हूँ कि उसमें भी सेम ऐसी ही बताया गया है कि ज़िंदगी की उत्पत्ति कैसे हुई है। और ये भी जो बुक्स है ये भी यही शो करती हैं कि ज़िंदगी की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमारे उससे मेल खाती हैं। ठीक है, और जैसे इन्होंने और भी कुछ बहुत सारी बातें इन्होंने बताई हैं
जैसे उन्होंने बताया कि जैसे अब वो जो डायनासोर है वो लुप्त हो गए, जो छोटे छोटे जो बच गए थे, जैसे आजकल के जो पक्षी हैं आप कुछ उनके वो मिलते होंगे उसमें, तो वो आप डायनासोर उनको बोल सकते हैं। और जैसे ये मैमल्स वगैरह जो हैं, वो जो पहले कभी चूहे वगैरह है जो कुछ बच गए होंगे, तो उनमें जो धीरे धीरे परिवर्तन आते 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 वो इस लेवल तक पहुंच गए हैं। और हम भी, हमारी उत्पत्ति भी ऐसी हुई है, धीरे धीरे माइंड भी ग्रो करने लगता है, ठीक है ना। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है ये। और एस्ट्रॉइड से याद आया कि जो हम बृहस्पति ग्रह की बहुत ज़्यादा पूजा करते हैं, हमारे लिए जो बृहस्पति ग्रह हैं वो बहुत ही ज़्यादा मान्य होते हैं, मीन्स जिन्हें हम बृहस्पति बोलते हैं और गुरुवार जिनका महत्व बताते हैं। तो जो इसका जो साइंटिफिक जो पता चला है नासा के थ्रू या फिर वैसे, तो इसका ये पता चला है कि क्योंकि उसका साइज़ बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो एस्ट्रॉइड, ये उल्का पिंड वगैरह जो पृथ्वी की तरफ जो आ रहे होते हैं, उनको क्या है, उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज़्यादा होती है कि वो उसको अपनी तरफ खींच लेती है, अपनी तरफ खींच लेता है बृहस्पति ग्रह, और वहीं पर वो राउंड लगाते रहते हैं, वहीं पर चक्कर काटते रहते हैं। इस वजह से हमारी पृथ्वी बची हुई है। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हमारे जो पूर्वज थे, ऋषि मुनि थे, उनको किस लेवल की नॉलेज थी। उनको ये भी पता था कि बृहस्पति ग्रह हमारे लिए कितने वो यूज़फुल हैं, मतलब हमारी पृथ्वी को बचा रखा है। और हम बृहस्पति ग्रह की पूजा करते हैं, ठीक है। बृहस्पति वार जो सनातन धर्म है वो सबसे ज़्यादा पवित्र माना जाता है, जैसे सभी के अपने अपने पवित्र माने जाते हैं, तो ऐसे बृहस्पति। तो हमारा कोई इलॉजिकल हम किसी को नहीं मानते, ठीक है। हमारे हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक ज़रूर होता है। शायद और अदर रिलीजन में हो सकता है कि कोई रीज़न हो उसको, लेकिन हमारा बिल्कुल साइंटिफिक रीज़न है, ठीक है। वो अलग बात है कि इतने टाइम से जब यहाँ पर आक्रांत आए थे तो काफ़ी सारी चीज़ें, हमें ये तो पता था कि हम इस चीज़ को मतलब ये चीज़ होती है, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि इसके पीछे मतलब क्या है। लेकिन जैसे जैसे साइंस दोबारा से डेवलप हुई भारत में, और फिर नासा और ये भी जब ये रीज़न निकालते हैं कि इसके पीछे ये रीज़न है, तो पता चलता है कि हमारे पूर्वज जो थे कितने इंटेलिजेंट थे। तो ये बात बड़ा ही अच्छा लगता है। और अभी भी हमारे जो वो जो बुजुर्ग हैं, बड़े बूढ़े हैं, वो पुरानी बातों को फॉलो करते हैं, ठीक है। बीच में तो उनको बेवकूफ़ मानना या फिर कि तो अनपढ़ हैं, इनको तो कुछ पता नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल साइंटिफिक होते थे और हर चीज़ उनकी साइंटिफिक होती थी, लेकिन उनको अर्थ ज़्यादा नहीं पता होते थे, क्योंकि सारी चीज़ें तो जला दी गई थी, सब कुछ ख़त्म कर दिया गया था। तो फिर क्या था कि जो माउथ जो अपना वो जो अपने जो उनको याद था, ठीक है, वो ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वो पहुंचाते रहे थे। लेकिन अब क्या है कि अब तो इंटरनेट और सोशल मीडिया आ चुका है, तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं और क्लियर होती भी जा रही हैं, ठीक है। तो हम अब इसी वजह से जो साइंटिस्ट होते हैं वो वेदों पे ही सर्च करते हैं, रिसर्च करते हैं कि इनमें जो ऑलरेडी लिखा हुआ है ये सारी चीज़ें, फिर उन पर वो काम करते हैं और कहीं ना कहीं उनका रिजल्ट वही आता है। और कई बार तो सक्सेस भी नहीं हो पाते, क्योंकि वो उस लेवल तक पहुंच चुके थे वो, ठीक है। तो ये पृथ्वी ये नहीं कि सिर्फ अभी जो है, जो इंसान रह रहे हैं इतना ही टाइम वो हुआ है, इससे पहले जाने कितनी बार ये इसका सर्वनाश हो चुका है, कितनी बार इसमें वो जो मतलब एस्ट्रॉइड बोल सकते हैं या फिर कुछ भी, मतलब इतना सब कुछ हो चुका है पृथ्वी के साथ में, ठीक है ना। तो कितनी बार इंसानों ने जन्म लिए हैं, कितनी बार मर चुके हैं, क्योंकि पृथ्वी की जो आयु है बहुत पुरानी बताई जाती है, ठीक है। तो अब ये कहना कि जी सिर्फ इंसान 4000 साल पहले आए थे, तो ये मिथक, मतलब बेफालतू की बातें हैं, इलॉजिकल बातें हैं, ठीक है। तो आप बताइएगा आपको कैसा लगा हमारा रिएक्शन। अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिएगा, और इसका बताइएगा कि आप इसका सेकंड पार्ट आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, कमेंट्स सेक्शन में आप बता दीजिएगा। जय श्री राम।